हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 3 है जिसमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है? प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल होते हैं उसके अंदर में वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, उनमें यदि ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का तब कौन से स्पेक्ट्रा प्राप्त होती है, तब कौन कौन से एनर्जी लाइन प्राप्त होते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ, फिर इसको डीप में समझाएंगे। ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मोर देन 1 आवर से ज़्यादा हो सकती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आराम से एक एक स्टेप को समझते जाएंगे और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ, उसके बाद फिर समझाते हैं इसको। तो हेडिंग क्या हो जाएगा? क्वांटाइजेशन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जीज। इसी को ही क्या बोलते हैं? प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा? प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को हिंदी में क्या बोलेंगे? शुद्ध काल्पनिक वर्णक्रम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, हम लोग को सबसे पहली बात तो ये मालूम है कि कोई भी यदि इलेक्ट्रॉन है, कोई भी परमाणु है या अणु है, उनमें 2 परमाणु से मिलकर एक अणु बनेंगे। तो जो अणु होता है उनमें 3 प्रकार के लेवल पाए जाते हैं, है ना, 3 प्रकार की स्पेक्ट्रा पाई जाती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में वाइब्रेशनल के अंदर में रोटेशनल। तो अभी हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आप लोग को पता है 2 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? एक अणु बनाते हैं। तो ये जो 2 परमाणु होते हैं, या इसको क्या बोल सकते हो? द्विपरमाणुविक अणु, ऐसा बोल सकते हो। द्विपरमाणुविक मतलब 2 उसमें परमाणु होते हैं तो अणु बन गया। तो द्विपरमाणुविक अणु जो होता है, इसके गति को हम लोग जो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है, सरल आवर्ती दोलित्र, उसके तुल्य इसको मान सकते हैं। मतलब जो सरल आवर्ती दोलित्र होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है, उनमें जैसे गति होता है, सेम वैसे ही ये जो 2 परमाणु वाले अणु है उनमें भी गति होता है। ये कैसे? तो देखो, ये ऐसा होता है कि जैसे हम लोग जब हम लोग इसको परमाणु को एक्साइटेड करते हैं, उत्तेजित करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये आवेश मतलब गति मतलब इसमें गति आ जाता है। आप इसको उत्तेजित करते हैं तो ये जो परमाणु है ये क्या करते हैं? अपने एक्सिस या फिर अपने माध्य स्थिति, ठीक है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं, या फिर वाइब्रेट करने लगते हैं, कंपन गति करने लगते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करने लगते हैं। तो इसी ही कॉन्सेप्ट को देख के जो सरल आवर्ती दोलित्र होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है, उसी से इसको तुलना किया जा सकता है। अब जैसे जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में जो प्रोसेस होता है, सेम यहाँ पे भी प्रोसेस होता है। तो ये समझ में आ गया कि जो 2 परमाणु अणु होते हैं उनको हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के जैसे इसको मान सकते हैं। अब यदि इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी r हो, मान लो इन दोनों परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो r है, यदि तो इसके स्थितिज ऊर्जा में क्या क्या परिवर्तन आता है उसको यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा और ये जो R है, इनके बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है उसको मैं पहले बताता हूँ। ग्राफ में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, मतलब ये R का मान यदि हम लोग ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, या R का मान क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी। तो दोनों परमाणुओं की दूरी को यदि हम लोग कम करेंगे या तो ज़्यादा करेंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है उसको यहाँ पे ग्राफ द्वारा मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, उसको बोलते हैं UR कर्व, स्थितिज ऊर्जा दूरी ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनता है उसको बताते हैं। तो देखो, ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। मान लेते हैं इस साइड क्या है? स्थितिज ऊर्जा का है, ठीक है, एक्सिस हो गया, और ये मान लेते हैं दूरी का एक्सिस हो गया। ठीक है, इधर R क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, और इधर स्थितिज ऊर्जा मतलब U, स्थितिज ऊर्जा को U से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, तो ये इधर हो जाएगा U का मान। ठीक है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा 0 है। तो देखो, जैसे जैसे हम लोग, मैं यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन भी करते जाता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग दोनों परमाणु हैं, ये 2 परमाणु थे, ठीक है, इनका ये माध्य स्थिति हो गया, समझ लो। इनकी जो बीच की दूरी है R, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो बीच की जो दूरी है R, ये मान लो अनंत हो,
अनंत हो इन द सेंस इन्फिनिटी हो, इन दोनों के जो बीच की दूरी है दोनों परमाणु क्या हो, इन्फिनिटी पर हो, तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो वो यहाँ पर रहेगी, समझ लो ये r उधर बढ़ते जा रही है, मतलब यदि r का मान इन्फिनिटी हो, अनंत हो, तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है जीरो। ठीक है, मतलब इसी लाइन में रहेगी, ये स्थितिज ऊर्जा का लाइन है, ये जीरो रहेगा, तो मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पहला पॉइंट में r क्या हो, इन्फिनिटी हो, तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हो, यदि हम लोग इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी को कम करते जाएं, ठीक है, मतलब उसको पास लेके आते जाएं, दोनों की दूरी को पास लाके, दोनों की जो दूरी है उसको कम करते हुए जो दो परमाणु है इसको पास लेके आएं, ठीक है, तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि देखो इन दोनों को पास लाते जाएंगे तो क्या होते जाएगा, इनमें आकर्षण बल बढ़ते जाएगा, आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, आकर्षण बल का मान बनता है तो क्या होने लगे, डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उन लोग क्या मोशन करने लगते हैं, ऐसा समझ सकते हो। तो मोशन करेंगे तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान वो कम होने लगता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो जैसे r का ये r इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो r का मान हम लोग कम कर रहे हैं, तो ये जो r प्राप्त होता है ना वो कुछ इस टाइप से होता है और फिर ये इधर चले जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। ये कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से ग्राफ बनता है। तो देखो जब इन्फिनिटी पर था तो स्थितिज ऊर्जा क्या था, जीरो था, ये जीरो के आसपास है। अब जैसे जैसे हम लोग r का मान इन दोनों के बीच की दूरी को कम करते जाएंगे, मतलब इधर आते जाएंगे, ठीक है, इधर आते जाएंगे तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान कम होने लगता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है, मिनिमम होती है, इसको बोलते हैं u0 माइनस u0। ठीक है, और ये जो दूरी होती है इसको बोलते हैं r0। ये r0 एक ऐसी पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच में एक ऐसी दूरी होगी जहां पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे कम होगी, स्थितिज ऊर्जा मिनिमम होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r का मान यदि मैं कम करूँ तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ऐसा कम क्यों होती है भाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगने लगता है, आकर्षण बल लगने लगता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और r इक्वल टू r0 पर, मतलब ये वाले पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे मिनिमम होती है। r इक्वल टू r0 पर स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। ये जो r इक्वल टू r0 है ना, इसको बोलते हैं साम्य दूरी, साम्य दूरी, मतलब ये जो दूरी है ना इसको बोलेंगे साम्य दूरी। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, r का जो मान है उसको और कम करते हैं। यदि r का मान जो दोनों परमाणुओं के जो बीच की दूरी है ये डिस्टेंस को और भी कम करेंगे, जब ये मिनिमम हो गए स्थितिज ऊर्जा उसके बाद भी और कम करेंगे, मतलब और पास लेके आएंगे r0 से, तो क्या होने लगती है, इन दोनों के बीच में अब आकर्षण बल नहीं लगता, अब क्या होने लगता है, प्रतिकर्षण बल लगने लगता है, रिपल्सन होने लगता है, ये लोग एक दूसरे को दूर फेंकने की कोशिश करते हैं। तब क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ से एकदम तेजी से बढ़ती है और ये पूरा बढ़ जाती है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है स्थितिज ऊर्जा का मान। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यदि r को और कम करेंगे तो u का मान है ये क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, मैं सिंबॉलिक रूप में यहाँ पे लिख रहा हूँ, पूरा थ्योरी यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, थ्योरी को मैं मुंह से बोल देता हूँ वर्बली, और जो सिंबॉलिक रूप में है ऐसा लिखता हूँ जिसको आपको यह पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, यदि r का मान इन्फिनिटी है तो u का मान क्या होने लगता है, वहाँ पे जीरो हो जाता है। r का मान फिर हम लोग और कम करते हैं तो उनके बीच में क्या होने लगता है, आकर्षण बल लगने लगता है, आकर्षण बल लगता है तो u का मान क्या होने लगता है, कम हो जाता है। अब कम होता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे u का मान मिनिमम होता है, उस पॉइंट को r का मान जो रहता है उसको बोलते हैं r0, उसको बोलते हैं साम्य दूरी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है, यदि उस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से और कम कर दें r का मान, उन दोनों के बीच की दूरी का मान, तो क्या होने लगता है, स्थितिज ऊर्जा एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा और दूरी इन दोनों के बीच में कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं UR कर्व। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ UR कर्व, स्थितिज ऊर्जा दूरी ग्राफ। तो ये समझ में आ गया पहला चीज। उसके बाद यहाँ तक समझ में आया कि u का मान बढ़ने लगता है, और ये जो u का मान है ना, मतलब जैसे ये जो पार्ट है, मतलब जीरो से लेकर नीचे वाला पार्ट ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको मैं नीला पेन से बनाता हूँ। क्या हो जाएगा, ये जो नीचे का जो भाग है, ये वाला एरिया,
इसको बोलते हैं बद्ध क्षेत्र बोलते हैं, बाउंडेड रीजन। ठीक है, ये जो नीचे का जो भाग है इसको बोलते हैं बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन। हिंदी में इसको बोलते हैं बद्ध क्षेत्र, बद्ध क्षेत्र। ठीक है, अब यदि इस जो R0 पॉइंट है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, जो बीच की दूरी R0 पॉइंट है, सामने दूरी है, इससे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, मान लो तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन, अणु का विस्थापन क्या हो जाएगा, अणु का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। R0 से थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिए दूरी को तो R हो गया। तो बताओ अब अणु का विस्थापन हो जाएगा R माइनस R0। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम लोग R0 से बढ़ाकर R करेंगे दूरी को, तो जो ये अणु है या फिर जो दो परमाणु है, ये लोग क्या करने लगते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करने लगते हैं, काल्पनिक गति करने लगते हैं। इस स्थिति में अणु का विस्थापन R माइनस R0 होगा। तो इन दोनों पर क्या होने लगता है, एक बल कार्य करने लगता है। इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। जैसे हम लोग ने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में कि स्प्रिंग में एक बल लगता है, ठीक है, उसमें प्रत्यानयन बल लगता है। सेम वैसे यहाँ पे भी क्या होने लगेगा, दोनों काल्पनिक गति करने लगेंगे, दोनों वाइब्रेशनल मोशन करने लगेंगे। इस कारण से यहाँ पे एक बल लगता है जिसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, जो प्रत्यानयन बल होता है उसका मान यदि मैं लिखना चाहूँ, प्रत्यानयन बल छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। प्रत्यानयन बल क्या होता है, F बराबर, आपने पढ़ा होगा कि जो F होता है वो होता है kx, जहाँ पे x क्या रहता है, विस्थापन रहता है, ठीक है, और k क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सेम यहाँ पे भी वही बल लगेगा। तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, और x क्या था, विस्थापन था। यहाँ पे विस्थापन क्या है, R माइनस R0, आई थिंक, हाँ ठीक है, R माइनस R0। तो ये हो जाएगा R माइनस R0 विस्थापन। ये समझ में आया क्या। जब हम लोग जो विस्थापन, जो इन दोनों के बीच की दूरी है R0 से लेकर R किए, तो उन क्या होने लगा, दोनों परमाणु के बीच में काल्पनिक गति उत्पन्न हो गया, दोनों वाइब्रेशनल मोशन करने लग गए। इस कंडीशन में जो अणु का जो विस्थापन है वो हो जाएगा R माइनस R0, और उसी कारण से क्या होगा, यहाँ पे एक बल लगने लगता है, प्रत्यानयन बल, जो कि होता है F इक्वल टू K इंटू विस्थापन। K क्या है, वाइब्रेशनल फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, और ये R माइनस R0 विस्थापन है, तो K इंटू R माइनस R0। तो ये हमारा बल का मान निकल गया। अब देखो ये जो प्रत्यानयन बल है, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, न्यूटन के द्वितीय नियम से F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे मास क्या लिख सकता हूँ मैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, चूंकि हम लोग जानते हैं F इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, F इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन m क्या है, यहाँ पे मास है। अब यहाँ पे चूंकि दो अलग अलग परमाणु है भाई, तो इसका मान लेते हैं मास क्या है, m1 है, इसका मास क्या है, m2 है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है कि हम लोग मास किसका ले, m1 ले कि m2 ले। तो इस कंडीशन में ना, जब दो परमाणु अलग अलग हो गए होते हैं, तो उसको हम लोग अभी अणु के बारे में बात कर रहे हैं। तो अणु मतलब दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो ये दोनों परमाणु को अलग अलग ना लेकर इन दोनों को एक द्रव्यमान माना जाता है, जिसको रेड्यूस्ड मास बोला जाता है, समानित द्रव्यमान। इसको म्यू से दर्शाया जाता है। तो जो म्यू का मान होता है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समानित द्रव्यमान, समानित द्रव्यमान, इसको किससे दर्शाते हैं, और म्यू से। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू इक्वल टू m1 इंटू m2, जो दोनों अलग अलग द्रव्यमान है उन दोनों का गुणा और उन दोनों का योगफल। तो ये हो जाएगा m1 इंटू m2 अपान m1 प्लस m2। अब ये जो म्यू आया है ना, ये समझ लो एक हो गया। अब दोनों अलग अलग द्रव्यमान था, अब वो क्या हो गया, एक द्रव्यमान का समझ लो अणु बन गया। उसका मान क्या होता है, m1 इंटू m2 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हम लोग का मास आ गया भाई। ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये लिख दिए। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मान लो मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे F इक्वल टू, इसलिए F इक्वल टू या फिर F इक्वल टू मत लिखो, F के जगह में सीधा इसको पुट कर दो। चूंकि F इक्वल टू एम ए होता है, तो एम की जगह में मैं क्या लिख दूंगा, m1 m2 अपान m1 प्लस m2। ये हो गया म्यू का मान। ठीक है, और उसके बाद ए को क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर। ये हो गया। और राइट हैंड साइड में क्या है भाई, राइट हैंड साइड में के आर माइनस R0। ये लाइन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मास हो गया, ये एक्सीलरेशन हो गया, और ये हमारा जो RHS में था। अब देखो यहाँ से मैं क्या थोड़ा गणित लगा सकता हूँ
कि m1, देखो इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, m1 इंटू m2 अपान m1 m2 ना लिख के सीधा म्यू ही लिख दो, ठीक है। तो मैं आगे लाइन में ही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा म्यू, और इधर है डी स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर इक्वल टू के आर माइनस आर जीरो। यहाँ से देखो मैं यदि म्यू को इसके नीचे में भेज दूँ तो क्या बन जाएगा, इधर डी स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर, और म्यू को मैं इसके नीचे भेजूँगा तो ये बन जाएगा के म्यू आर माइनस आर जीरो। ये लाइन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जो के अपान म्यू आर माइनस आर जीरो है इसको मैं इधर ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा उसको देखते हैं, मिटा देता हूँ इधर। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक ये है कि जो प्रत्यनयन बल जो लगता है ना ये माइनस होता है, मतलब यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। ये छोटी कक्षाओं में शायद आपने पढ़ा होगा, जो स्प्रिंग जो होता है ना ऐसा कर दृढ़ वस्तु हो गया, इसमें से ऐसे स्प्रिंग से एक कोई द्रव्यमान का वस्तु को बांध देते थे, है ना, और उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा हम लोग खींचते थे, उसके बाद छोड़ देते थे, मतलब ऐसा 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 खींचते थे तो यहाँ तक आता था, मतलब ये जो डिस्टेंस होता था उसको बोलते थे x, है ना। तो इनमें जो बल लगता था F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, इस टाइप से लगता था, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है इसको। तो वही सेम यहाँ पे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस रहता है, ठीक है। तो माइनस को मैं भूल गया था, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक था। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, इधर ही मिटा देते, ठीक है। समझ में आ गया होगा यू आर कर्व। तो इसको भी अब स्टार्टिंग में बताना। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इधर भेजूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको भेजूंगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर प्लस के अपान म्यू, और ये हो जाएगा आर माइनस आर जीरो, और इधर क्या बच जाएगा जीरो। ये लाइन समझ में आ गया, इसको इधर भेज दिए। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आर माइनस आर जीरो। तो ये जो समीकरण आया ना इसको बोलते हैं सरल आवर्ती दोलित्र का अवकल समीकरण, सरल आवर्ती दोलित्र का अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, सरल आवर्ती दोलित्र का अवकल समीकरण है। अब देखो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, सरल आवर्ती दोलित्र का अवकल समीकरण है। यहाँ पे ओमेगा के बारे में बात कर सकते हैं। तो चूंकि ओमेगा क्या है भाई, ये जो अणु है ना इसका काल्पनिक आवृत्ति बोलते हैं इसको, काल्पनिक या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, काल्पनिक कोणीय आवृत्ति, काल्पनिक कोणीय आवृत्ति, अणु का काल्पनिक कोणीय आवृत्ति ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा भाई, चूंकि ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू है, यहाँ पे इसको हम लोग ओमेगा माने हैं ना के अपान म्यू को, तो के अपान म्यू, देन ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से रूट ऑफ के अपान म्यू, और ओमेगा क्या है यहाँ पे कोणीय आवृत्ति है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, काल्पनिक कोणीय आवृत्ति, वाइब्रेशनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ये मान आपको याद होना चाहिए, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है के अपान म्यू, रूट ऑफ के अपान यू। अब देखो यहाँ से ये तो अणु का काल्पनिक कोणीय आवृत्ति हो गया। अब यदि अणु का हम लोग स्वाभाविक, अणु का स्वाभाविक जो नेचुरल स्वाभाविक जो आवृत्ति है कोणीय आवृत्ति, उसको हम लोग लिख सकते हैं जो अणु का स्वाभाविक काल्पनिक आवृत्ति है, काल्पनिक तो ये क्या हो जाएगा भाई, अणु का स्वाभाविक जो खुद का नेचुरल काल्पनिक आवृत्ति रहता है उसको हम लोग लिखते हैं न्यू जीरो से, ठीक है। इसका मान होता है 1/2 पाई रूट ऑफ के अपान म्यू। तो ये फार्मूला आपको भी याद होना चाहिए। यहाँ पे दो चीज़ फार्मूला इंपॉर्टेंट है, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। ये क्या है, अणु का जो अणु ये जो है इसका स्वाभाविक खुद का जो नेचुरल काल्पनिक आवृत्ति है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है न्यू जीरो, उसका मान है 1 क्या होता है 1/2 पाई इंटू रूट में के अपान म्यू, ठीक है। यहाँ पे के क्या है उसको भी लिख देते हैं, जहाँ के क्या है, के को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक,
ठीक है, बल नियतांक। अब यहाँ तक समझ में आ गया भाई कि डी स्क्वायर ये अवकल समीकरण आ गया, काल्पनिक कोणीय आवृत्ति निकल गया और अणु का स्वाभाविक काल्पनिक आवृत्ति भी निकल गया, न्यू जीरो इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अपान म्यू। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिए थे तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको चाहो तो समीकरण नंबर 3 दे सकते हो। अब आगे बढ़े। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, यदि हम लोग जो r माइनस r0 लिए थे, जो अणु का विस्थापन था, है ना, इसको बहुत ही कम मान के चले, अल्प परिमाण का मान के चले। यदि r माइनस r0 अल्प परिमाण कहो, अल्प परिमाण, ठीक है, तो बताओ यदि अल्प परिमाण का हो जाएगा तो ग्राफ पे जाएंगे। यहाँ पे ग्राफ तो मिटा दिया हूँ मैं, तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, ग्राफ में कैसा था एक बार थोड़ा जल्दी बना देता हूँ। ये कुछ इस टाइप से था ग्राफ, ये पहले ऐसे बढ़ा, फिर ये कुछ इस टाइप से था ग्राफ, है ना। यहाँ पे r0 था, तो ये जो r0 था और इधर r बढ़ रहा था, हम लोग क्या लिए थे, r0 से थोड़ा सा डिस्टेंस और आगे बढ़ाए थे यहाँ पे, तो r माइनस r0 हो गया था। यदि r माइनस जो r0 है, अणु जो विस्थापन है बहुत ही कम हो, यहाँ तक हो, लगभग सूक्ष्म हो समझ लो, तो ये जो अणु का ये जो ग्राफ बना है स्थितिज ऊर्जा का यू आर कर्व, इसको मैं कैसे मान सकता हूँ, पैराबोलिक मान सकता हूँ। देखो यहाँ से ऐसे, ये मेरा जो डॉटेड लाइन है इसको ध्यान से समझना, इसको मैं ऐसे मान सकता हूँ, है ना, मतलब इसको सिर्फ पैराबोलिक मान सकता हूँ। यदि r0 से थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे r तक, यहाँ तक मान लो r तक बढ़ाए, तो ये जो ग्राफ बन रहा है यू आर कर्व, इसको मैं कैसे मान सकता हूँ, पैराबोलिक मान सकता हूँ भाई। ठीक है, दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यदि r माइनस r0 अल्प परिमाण का हो तो यू आर कर्व क्या हो जाएंगे, पैराबोलिक। अब इसका फ़ायदा क्या है भाई, पैराबोलिक होंगे तो पैराबोलिक। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में ये होता है कि जो अणु का जो काल्पनिक गति जो कर रहा है, अणु अपना काल्पनिक गति कर रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ काल्पनिक गति, इसको मैं सरल आवर्ती दोलित्र के तुल्य मान सकता हूँ। जो काल्पनिक गति कर रहे हैं अणु, इसको मैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के मोशन के मतलब बराबर मान सकता हूँ। इसको मैं स्टार्टिंग में बोला था। ठीक है, जो अणु काल्पनिक गति करते रहते हैं उसको हम लोग कैसे मानते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ लिख सकता हूँ, काल्पनिक गति को मैं क्या मान सकता हूँ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन के अकॉर्डिंग मान सकता हूँ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन के इक्वल मान सकता हूँ। अब देखो यदि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन के हिसाब से हम लोग मान लिए, तो आप लोगों ने वेव मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं में, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी रहा होगा। जो वेव मैकेनिक्स में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स क्या होता है भाई, यदि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा। अब इस देखो, अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स जो सरल आवर्ती दोलित्र का एनर्जी होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का मान EV इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा, V + 1/2 H न्यू जीरो, ये एनर्जी का मान होता है। जहाँ पे V क्या होता है, V0 1 2 3 डैश डैश, आगे जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाओ। ठीक है, V को बोलते हैं वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, हिंदी में क्या बोलेंगे, काल्पनिक क्वांटम संख्या। और यहाँ पे न्यू जीरो क्या है, तो ये जो सरल आवर्ती दोलित्र मान के चल रहे हैं उसकी कोणीय आवृत्ति या काल्पनिक आवृत्ति बोल सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो मतलब EV को हम लोग क्या मान सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग मान सकते हैं। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। ठीक, अब यदि ये मान लें कि साम्यावस्था में या इक्विलिब्रियम स्टेट में ये जो सरल आवर्ती दोलित्र है इसका एनर्जी माइनस U0 है। ठीक है, मतलब ये स्थितिज ऊर्जा है। साम्यावस्था में क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा लिखते भी जा रहा हूँ ताकि आप लोग को ये समझ में आते जाए। ठीक है, यदि साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा माइनस U0 हो तो बताओ अब टोटल कुल एनर्जी क्या हो जाएगा, अणु का कुल एनर्जी क्या हो जाएगा, कुल एनर्जी
या टोटल एनर्जी। ठीक है, तो देखो ये स्थितिज ऊर्जा माइनस U0, उससे पहले हम लोग जो एनर्जी लिखे हैं उसको गतिज ऊर्जा समझ लो। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस U0 प्लस ये वाला एनर्जी V प्लस 1/2, ये हो जाएगा H ν0। इसको दे दो समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 5 को ध्यान से देखो, तो यदि हम लोग यहाँ पे V का मान रखते जाएंगे ना, 0 1 2 3 ऐसा मान रखते जाएंगे, तो जो एनर्जी का जो मान आएगा, टोटल एनर्जी का जो मान आएगा वो कैसा आएगा भाई, डिस्क्रीट आएगा, अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे रख के देख सकते हो, जैसे 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 H ν0, फिर 1 रखूंगा तो 3/2 H ν0, ऐसा आता जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, सबके लिए पर्टिकुलर अलग अलग आता जा रहा है। इसी को ही क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड वैल्यू आएगा, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसलिए अणु की जो एनर्जी लेवल होगी, अणु की एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होती है, इसलिए अणु की एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होंगी। अब यदि ये मान लेते हैं कि साम्यावस्था में, या फिर जो साम्यावस्था है यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसमें यदि अणु का जो स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य ले लेते हैं। ठीक है, यदि साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा, अणु की स्थितिज ऊर्जा शून्य हो, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो, इससे पहले माइनस U0 लिए थे तब ये एनर्जी आया था। ठीक है, यदि शून्य होगा तो बताओ अब एनर्जी क्या हो जाएगा। एनर्जी को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, V प्लस 1/2 H ν0। ठीक है, अब यदि यहाँ पे V का मान आप लोग को पहले से पता है, 0 1 2 3 ऐसे रख सकते हैं। तब बताओ जो एनर्जी लेवल बनेगा वो किस स्टेप से बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे एनर्जी लेवल बनाएंगे तो कैसे बनता है, यहाँ पे सबसे पहले चलो यहाँ पे रख के बताते जाएंगे। सबसे पहले नीचे में आएगा एनर्जी लेवल, उसके ऊपर में आएगा V = 0 पर, उसके ऊपर में आएगा V = 1 पर, V = 2 पर, फिर V = 3 पर, V = 4 पर। इस टिप से क्या होते जाएंगे, इक्वी डिस्टेंस। ये जो इक्वी डिस्टेंस है मतलब ये दोनों समान दूरी का ही क्या होंगे, यहाँ पे एनर्जी लेवल प्राप्त होंगे। कैसे भाई, यहाँ पे अब रख के देखते हैं। जैसे यहाँ पे V = मैं 0 रखूँगा, V = यहाँ पे 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 1/2 H ν। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एनर्जी को 1/2 H ν0। ठीक है, यदि V = मैं मान लो 1 रखता हूँ, ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक लेवल है ना, E = 0। इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर में वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है। ठीक है, उसके अंदर में वाइब्रेशनल लेवल। यहाँ पे V = 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 + 1/2 मतलब 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 H ν0। उसके बाद यदि मैं V = 2 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2, रख के देखना, ये हो जाएगा 5/2। V = मैं क्या रखता हूँ 3 रखता हूँ, ये हो जाएगा 7/2 H ν0। उसके बाद V = 4 रखूँगा तो क्या प्राप्त होगा 9/2 H ν0। अब देखो इन जो एनर्जी लेवल आ रहा है इनके बीच की यदि दूरी निकालना चाहें, ये जो डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, जैसे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो 3/2 हो गया, 3/2 H ν0 माइनस 1/2 H ν0। ये क्या हो जाएगा 3/2 में से 1/2 घटेगा तो क्या हो जाएंगे 2/2 मतलब 1, तो ये H ν0 आएगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है H ν0 है। सिमिलरली यदि ये डिस्टेंस, ये एनर्जी लेवल और ये एनर्जी लेवल के बीच में यदि मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल जाऊँगा भाई, इसको इसमें से घटा दूंगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2/2 मतलब 1 ही आएगा। मतलब यहाँ पे भी क्या आया H ν0 आया। यदि इन एनर्जी लेवल के बीच में यदि मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 7/2 में से 5/2 जाएगा तो H ν0। उसके बाद इनमें भी निकालूंगा तो रुक जाओ, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लाइट बंद हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बात कर रहे थे ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस H ν, इन इसके भी बीच में H ν, इसके भी बीच में H ν। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 9/2 में से 7/2 जाएगा तो H ν0। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो एनर्जी लेवल है इनके बीच में जो डिस्टेंस आ रही है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, एक समान यहाँ पे डिस्टेंस है। अतः मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, डेल ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो एनर्जी का जो अंतराल है इसको मैं लिख सकता हूँ ई V + 1 - EV। समझ में आया,
EV मान लो ये एनर्जी लेवल हो गया, इससे एक ज़्यादा ये वाला, मतलब ये वाला, तो इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, h न्यू आ रहा है। उसी प्रकार मान लो इसको एग्जांपल ले लो, ये v इक्वल टू 4 मतलब ये v इक्वल टू 4 हो जाएगा v+1, और ये हो जाएगा v इक्वल टू 3 मतलब EV, है ना। तो इन दोनों के जो बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, एनर्जी का जो अंतराल आ रहा है, वो किसके मान के बराबर है, h न्यू जीरो के मान के बराबर है। देख लो सब में एक लाइन आ रहा है, मतलब ये क्या हो रही है, इक्वी डिस्टेंस एनर्जी लेवल प्राप्त होती है। तो इसको मैं दे दूं समीकरण नंबर 6। देखो ये जो लेवल है ना, ई v इक्वल टू 0 पर जो लेवल आ रहा है 1/h न्यू जीरो, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, मूल अवस्था ऊर्जा स्तर, ये बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। क्या हो जाएगा भाई, ये जो लेवल है इसको बोलते हैं मूल अवस्था ऊर्जा स्तर, ठीक है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, ये जो v इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है 1/2h न्यू जीरो। तो ये हो गई पूरा एनर्जी लेवल भी यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो इसके इसमें और क्या बच गया, एक बात और बोल सकते हो, ये जो मूल अवस्था ऊर्जा स्तर है v इक्वल टू 0 पर जो एनर्जी प्राप्त हो रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा भी बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। तो ये दो बात आपको याद होना चाहिए, शून्य बिंदु ऊर्जा भी बोलते हैं, मूल अवस्था ऊर्जा स्तर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो क्या निष्कर्ष निकल गया कि जो अणु है उनमें जब काल्पनिक गति हो रही है तो जो ऊर्जा स्तर प्राप्त हो रही है वो क्या हो रही है, इक्वी डिस्टेंस है, और डिस्क्रीट प्राप्त हो रही है, अलग अलग पॉइंट के लिए, अलग अलग मान के लिए अलग अलग लाइन प्राप्त हो रही है। तो जाहिर सी बात है जब इनमें ट्रांजिशन होगा तो वो भी क्या होंगे, डिस्क्रीट होंगे, अलग अलग स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल रख के देखेंगे। एग्जाम्पल HCl ले लेते हैं, परमाणु अणु, हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु का एक अणु बन गया HCl, ठीक है। तो उसका अणु लेकर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि जो एनर्जी आ रही है, इसमें जो एनर्जी का जो मान आ रही है ये सही होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो इसको पहले मैं मिटाता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसको पूरा रफ कर देते हैं, इधर करता हूँ, ठीक है। देखो एग्ज़ाम में आता है ना तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा वहाँ पे भी, ठीक है। नंबर पर डिपेंड करता है कितना नंबर का है, वो ज़्यादा नंबर का होगा तो आप लोग को देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देखो कैसे हो जाएगा, जो HCl अणु होता है, ठीक है, जो HCl अणु होता है, इनमें जो ऊर्जा का जो अंतराल होता है, इनमें जो एनर्जी लेवल रहेंगे उनमें भी अगर डिफरेंस निकालें, जो ऊर्जा का अंतराल, ये ऊर्जा का अंतराल है ना, इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल डेल ई। तो जो HCl में ऊर्जा का जो अंतराल होता है उसका मान 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। HCl अणु में डेल ई का मान, ऊर्जा अंतराल का मान 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये स्टैंडर्ड चीज़ है, ठीक है। अब इसको मतलब एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाला गया है। अब इस फार्मूला से हम लोग रख के निकाल के देखेंगे कि क्या डेल ई का मान 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है या नहीं। यदि आएगा मतलब ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाए हैं यहाँ पे वाइब्रेशनल लेवल में कि ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के इक्वलिटी माना जा सकता है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ सही काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं HCl अणु में डेल ई का मान। तो डेल ई के लिए हम लोग को क्या मालूम है भाई, यहाँ पे डेल ई का मान क्या होता है, EV+1 माइनस EV इक्वल टू H न्यू जीरो, ठीक है। तो देखो तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एनर्जी लेवल डेल ई का मान क्या होता है, H न्यू जीरो होता है ना। तो H न्यू जीरो का हमको मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा। H न्यू जीरो, अब यहाँ पे H तो ठीक है प्लांक कांस्टेंट है, उसका मान फिक्स है 6.63 × 10⁻34 जूल, वो होता है वो, ठीक है। यहाँ पे न्यू जीरो, H न्यू जीरो क्या है, आवृत्ति है, काल्पनिक आवृत्ति, मैंने जो पहले बता चुका है। क्या होता है इसका फार्मूला, न्यू जीरो इक्वल टू मैंने बताया था 1/2 पाई K/m
म्यू, ये होता है। तो इस फार्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, न्यू जीरो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, ये के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है जो कि फिक्स होता है। कांस्टेंट है मतलब वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे HCl अणु की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो कांस्टेंट होता है फोर्स कांस्टेंट के, इसका मान होता है 468.2 न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो ये फोर्स कांस्टेंट का मान होता है HCl के लिए, ये हमको पता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या निकालना है भाई, के तो आ गया, म्यू निकालना है। म्यू क्या है यहाँ पे, समानित द्रव्यमान या तो फिर रेड्यूस्ड मास, पहले बता चुका हूँ रेड्यूस्ड मास है। तो रेड्यूस्ड मास कैसे निकालते हैं भाई, इसका फार्मूला हमको मालूम है, म्यू इक्वल टू होता है m1 इंटू m2 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1 m2 क्या है, तो दो जो परमाणु ले रहे हैं उनका वहाँ पे द्रव्यमान है। यहाँ पे दो परमाणु कौन कौन से हैं भाई, एक परमाणु H हो गया, दूसरा परमाणु Cl हो गया। तो यहाँ पे बताओ m1 का मान मैं क्या लिख सकता हूँ, तो H का परमाणु, H का द्रव्यमान हो जाएगा, H का द्रव्यमान मतलब एक परमाणु भार की बात कर रहे हैं ना, m2 मतलब HCl। उससे पहले एक बार और लिख लेते हैं, m1 को मैं लिख सकता हूँ mH इंटू m2 को लिख सकता हूँ mCl, ठीक है। यहाँ पे भी mH प्लस mCl, ये लिख दिया। अब बताओ यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, mH का मान हमको मालूम है 1 होता है, इंटू mCl का मान क्या होता है 35.5। ये परमाणु भार आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 35.5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35.5 बटा 36.5, ये समझ में आ गया। यहाँ पे आ जाएगा AMU, जो ये म्यू का मान है ना उसका मात्रक होता है AMU, और AMU का मान हम लोग को मालूम होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे उससे पहले AMU का मान यहाँ पे रखते हैं, तो उसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात 27 kg, ठीक है, ये मान होता है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो म्यू का मान है वो कितना आएगा, म्यू का मान आता है 1.556 गुणा 10 की घात 27 kg, ये म्यू का मान आ गया फॉर HCl परमाणु अणु के लिए, ठीक है। HCl के लिए म्यू का मान आ गया। अब बस इसमें मान हमको रखना है, तो बताओ मैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसलिए न्यू जीरो बराबर, न्यू जीरो क्या हो जाएगा भाई 1/2 पाई। न्यू जीरो क्या है, काल्पनिक आवृत्ति, अणु की काल्पनिक आवृत्ति, ठीक है। यहाँ पे अणु कौन सा है, HCl, अणु के लिए काल्पनिक आवृत्ति। न्यू जीरो इक्वल टू 1/2 पाई के अपान म्यू। अब बस यहाँ पे मान बस रखना है, तो ये हो जाएगा 1, 2 गुणा हो जाएगा 3.14, और के का मान हमारे पास है 468.2, और म्यू का मान अभी भी निकाले हैं 1.556 इंटू 10⁻⁻27। इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा वो न्यू जीरो का आता है, तो वो मान आएगा 8.73 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज। चूँकि आवृत्ति है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू जीरो का मान आ गया 8.73 गुणा 10 की घात 13 हर्ट्ज। अब ये न्यू जीरो का मान आ गया। अब हमको चाहिए क्या, डेल ई का मान चाहिए, मतलब ऊर्जा अंतराल चाहिए। तो ऊर्जा अंतराल यहाँ पे लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, ऊर्जा अंतराल डेल ई बराबर, आप लोगों को पता होगा क्या होता है, H न्यू जीरो। H का मान हो जाएगा 6.63 गुणा 10 की घात 34 जूल सेकेंड, और यहाँ पे न्यू जीरो का मान क्या है भाई 8.73 गुणा 10 की घात 13 हर्ट्ज, ठीक है। इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे आंसर आता है 0.36। नहीं सॉरी, यहाँ पे ये नहीं आता, यहाँ पे इसको करना पड़ेगा गुणा, उसके बाद बताता हूँ। तो इसमें सॉल्व करने पर आता है 5.76 गुणा 10 की घात, ये आता है 20 जूल, ठीक है। कितना आया, डेली का मान आया 5.76 गुणा 10 की घात 20 जूल। अब ये जूल में आया है, जूल में आया तो इसको हमको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो मैं इसको कैसे कर दूंगा, जूल को हटा के इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
ये हमारा क्या आ गया, डेल ई का मान। तो देखो जो डेल ई का मान है वो कैलकुलेशन करने के बाद भी आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेना, ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ करके। तो डेल ई का मान क्या आ रहा है भाई, 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किए हैं, डेल ई का मान होता है 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या है कि जो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, डेल इक्वल टू एच न्यू जीरो, जो वाइब्रेशनल कॉन्स्टेंट है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, उसमें जो एनर्जी का मान हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वो क्या है, एकदम सही है, ठीक है। तो ये बोल सकते हो, ये पूरा निष्कर्ष हो गया। यहाँ पे एक एग्जांपल से भी समझा दिए कि यहाँ पे डेल ई का मान कितना आता है। ओके, तो ये यहाँ तक हुआ। इसके बाद इसमें 1-2 पॉइंट और बच रहा है, उसको बता देते हैं, फिर ये ओवर होगा। अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में भी मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बोला था कि जो ऊर्जा का जो अंतराल है, मतलब जो ऊर्जा में जब ऐसे ट्रांसफ़र होता है कि कम से ज़्यादा में जाएगा तो क्या प्राप्त होता है, अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है या इमिशन होता है। यदि लोअर लेवल से अपर में जाएगा तब क्या होता है, ये मैं इलेक्ट्रॉनिक में बताया था ना, वैसे सेम इसके लिए बताना पड़ेगा कि वाइब्रेशनल में भी यदि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तब हमको कौन सा वहाँ पे रेखा प्राप्त होती है, कौन सा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। तो देखो जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, इसमें कैसे रेखाएं प्राप्त होती है। यहाँ पे 2 कंडीशन फिर से बनेंगे। पहला कंडीशन, यदि ये मान लो एक एनर्जी लेवल हो गया, ये दूसरा एनर्जी लेवल हो गया। मान ली इस एनर्जी लेवल का नाम देते हैं E1, इसका नाम देते हैं E2। ये एनर्जी लेवल हायर एक्साइटेड में ऊपर में है, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी का मान क्या होगा, हाई होगा, ज़्यादा होगा। और ये क्योंकि ग्राउंड स्टेट है तो यहाँ पे एनर्जी का मान क्या होगा, लो होगा। ये बात समझ में आती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लो से हाई में होता है, मतलब नीचे स्तर से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में होगा, तब यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट कंडीशन, यदि E1 से E2 में ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, लो से हाई में जब ट्रांजिशन होगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इसमें गया, तब क्या होता है, चूँकि एनर्जी कम है, नीचे में है ना, एनर्जी ऊपर में ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम होगा, उसको ऊपर जाना है, मतलब क्या करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, तभी तो उसमें जा पाएगा ना। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो पाएंगे, इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो हमको यदि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो अवशोषण वर्णक्रम प्राप्त होता है। ये पहला कंडीशन बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन एक ही बात है, ठीक है। अवशोषण वर्णक्रम, मैं दोनों बोल देता हूँ ताकि दोनों मीडियम वालों को समझ में आ जाए, ठीक है। और ट्राई क्या करो कि इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे समझ में आए। अवशोषण वर्णक्रम हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोल सकते हैं, यदि E2 से E1 में आए, मतलब यदि हाई एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, तब हमको क्या प्राप्त होंगे। अब देखो हाई से यदि लो में आ रहे हैं, मतलब यहाँ से इसमें आएंगे, तो चूंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी था, उसको आना है कम में, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा बच गया, तो एक्स्ट्रा बच गया तो क्या करेगा, उसको उत्सर्जित कर देता है या तो फिर उसको इमिट कर देता है, मतलब उसको जाने देता है, ठीक है। अब जब से जाने देगा ना तो उसको फोटॉन के रूप में जाने देता है। फोटॉन मतलब H न्यू क्या है, जहाँ फोटॉन की आवृत्ति होती है, ठीक है, तो उसको फोटॉन के रूप में वो जाने देता है। यहाँ पे भी जैसे ये अवशोषण कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा, H न्यू यहाँ पे अवशोषित करेगा, मतलब वो फोटॉन के रूप में आवृत्ति मतलब फोटॉन के रूप में अवशोषित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्सर्जित वर्णक्रम, उत्सर्जित वर्णक्रम। तो देखो इस प्रकार से 2 प्रकार के इसमें भी क्या होंगे, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रा पाए जाते हैं। वाइब्रेशनल में भी सिमिलरली हम लोग उसमें भी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक में भी, वहाँ पे भी 2 प्रकार के थे, यहाँ पे भी 2 प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। इसके बाद एक बात और बोल सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि ठीक है सर, आपको ये पढ़ा दिया पूरा, अब ये पर्टिकुलर ये बताओ कि ये किस एटम या किस पर अणु के लिए, किस मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा काम करता है, या किस अणु के लिए ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्वेश्चन क्या राइज हुआ, विच मॉलिक्यूल शो अप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्रकार के अणु वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करते, ठीक है। अणु देखो वो भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। अणु क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हेट्रोन्यूक्लियर, दूसरा होता है होमोन्यूक्लियर। अब ये क्या बोला है, तो देखो हेट्रोन्यूक्लियर किसको बोलते हैं, A B वाले अणु,
मतलब जो अणु हो गया HCl जैसे समझ लो है ना, HCl, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, H ये Cl। दूसरा, दोनों परमाणु अलग अलग, दोनों मिलकर एक अणु बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं, तो ये जो दोनों परमाणु क्या है, अलग अलग होने चाहिए, AB वाले प्रकार के होने चाहिए, इसको बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर। और यहाँ पे होमोन्यूक्लियर किसको बोलते हैं, AA प्रकार के या तो फिर A² प्रकार के। मतलब ये दोनों जो परमाणु है दोनों सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, है ना, ये सब क्या है, होमोन्यूक्लियर है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि विच मॉलिक्यूल शो अ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, तो देखो इन दोनों में से ना जो हेट्रोन्यूक्लियर होता है ये बस शो करता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ये वाले शो नहीं करते, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे ये तो ठीक समझ में आ गया, हेट्रोन्यूक्लियर शो करता है। यहाँ पे भी अब 2 प्रकार के होते हैं हेट्रोन्यूक्लियर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई, ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा मॉलिक्यूल शो करता है। तो यहाँ पे भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर, ठीक है। तो पोलर में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं और नॉन पोलर में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। पोलर में जैसे समझ लो HCl हो गया, H2O2 हो गया, और इसमें और 1-2 बता देता हूँ, देख के थोड़ा बताना पड़ेगा। इसमें HBr हो गया, NO हो गया, NO हो गया, HBr हो गया, ये सब इसमें अणु आते हैं, ठीक है। नॉन पोलर में कौन सा आते हैं, नॉन पोलर में CCl4 और CH4, CO2, SO2, CO2, SO2, SO3, ठीक है। इस प्रकार से कुछ कुछ यहाँ पे अणु आते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉन पोलर होता है ना, ये भी शो नहीं करता, सिर्फ जो पोलर वाले अणु होते हैं यही बस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि कौन से एटम यहाँ पे, कौन से परमाणु यहाँ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। तो हेट्रोन्यूक्लियर शो करते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर में भी सिर्फ पोलर वाले हेट्रोन्यूक्लियर शो करते हैं, नॉन पोलर शो नहीं करता, और होमोन्यूक्लियर तो शो करता ही नहीं है, ठीक है। होमोन्यूक्लियर है ना, ये रमन स्पेक्ट्रम में शो करता है, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो पोलर वाले हैं वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल, इसके बाद रोटेशनल पढ़ेंगे, तो रोटेशनल में भी ये पोलर वाले शो करेंगे, और होमोन्यूक्लियर जो है ना वो रमन स्पेक्ट्रा शो करते हैं, उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा कंप्लीट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। यहाँ पे एक चीज़ और बोल सकते हो, जैसे ये डेल ई का मान क्या आया, 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब यहाँ से मैं यदि इसको मैं लेमडा का मान निकालना चाहूँ, डेल ई का मान तो आ गया, अब लेमडा का मान जैसे मैं निकालना चाहूँ, तरंग दैर्घ्य का मान निकालना चाहूँ, तो तरंग दैर्घ्य कैसे निकाल सकते हैं भाई, तुम लोग को मालूम होगा, डेल लेमडा का मान क्या होता है, लेमडा बराबर HC/del E, ये होता है ना, पहले बता चुका हूँ, ये एक्सरे में बताया था, यहाँ पे भी बता देता हूँ। HC/del E होता है, जहाँ HC क्या है, प्लांक नितान है, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और ये क्या है, del E क्या है, जो हम लोग यहाँ पे ऊर्जा अंतराल निकाले हैं वो है। अब यहाँ पे इसका मान रख के देखो तो HC का मान हम लोग को पहले से मालूम है, क्या होता है, 12375, और del E का मान हम लोग अभी भी निकाले हैं 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो इसका मान आता है 34,375 एंगस्ट्रॉम, ये मान आता है, ये लैम्डा का मान है। अब देखो ये इतना जो मान आया है ये किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, तो ये नियर इंफ्रारेड स्ट्रक्चर, मतलब नियर इंफ्रारेड का वेवलेंथ है, ये नियर इंफ्रारेड वेव, मतलब जो हम लोग वाइब्रेशनल जो लेवल पढ़ रहे हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, वो किस क्षेत्र में प्राप्त होता है भाई, तो नियर इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होता है। दृश्य हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अवरक्त क्षेत्र, दृश्य नहीं सॉरी, दृश्य तो इलेक्ट्रॉनिक में प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं नियर इंफ्रारेड, मतलब अवरक्त क्षेत्र बोल सकते हैं, पास अवरक्त क्षेत्र। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया वाइब्रेशनल लेवल, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एक एक लाइन यहाँ पे समझोगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले ग्राफ बता दिए, यू आर कर्व, उसमें कैसे कैसे यहाँ पे चेंजमेंट होता है दूरी के साथ, उसको बता दिए। उसके बाद फिर वहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाइए, डायग्राम में मॉलिक्यूल दिखा दिए, उसमें फिर एनर्जी लेवल लिख दिए, एनर्जी लेवल में क्या क्या उसमें चेंजमेंट होता है, स्थितिज ऊर्जा में क्या क्या परिवर्तन आता है, वो सब पूरा बता दिए। उसके बाद फिर क्या किए, उसके बाद फिर ऊर्जा अंतराल निकाले, ऊर्जा अंतराल निकालने के बाद एनर्जी लेवल देखे, एनर्जी लेवल में देखे कि जो इक्वी डिस्टेंस लाइन आता है वो कैसे आता है। अब उसके बाद वो करने के बाद हमको पता चला कि इक्वी डिस्टेंस लाइन तो आता है, लेकिन हम किसी अणु में निकाल के दिखाओ, तो अणु में निकाल के दिखाएंगे तो HCl के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल में क्या हुआ, 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है ऊर्जा अंतराल का, उसको हम लोग यहाँ पे वेरीफाई भी कर दिए, यहाँ पे फार्मूला से निकाल दिए कि ऐसा होता है, डेल ई का मान hν बराबर 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अब यहाँ पे उसके बाद फिर ये वाला टॉपिक थोड़ा सा देख लिए, क्या होता है इसमें जो वर्ण
वर्णक्रम प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। दो प्रकार के होते हैं, अवशोषण वर्णक्रम, उत्सर्जन वर्णक्रम। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं, तो हमें बता दिए कि हेटेरोन्यूक्लियर शो करते हैं और उसमें भी पोलर वाले हेटेरोन्यूक्लियर शो करते हैं, तो ये बता दिए। उसके बाद यदि हम लोग लैम्डा का मान निकालना चाहें तो ये जो एनर्जी लेवल आया है उसमें लैम्डा का मान निकालेंगे इस फार्मूला से। तो ये जो प्राप्त हो रहा है लैम्डा का मान, ये किस रीजन में प्राप्त हो रहा है, नियर इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त हो रहा है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आप लोग का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार बुक को भी पढ़ना और एक बार और वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है। इतना डीप में कोई भी कहीं भी नहीं पढ़ाया गया है, ठीक। यूट्यूब में भी और वीडियो देख लेना, इतना डीप में कोई नहीं बताया है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो इसमें एक टॉपिक बच गया था, उसको भी बता देते हैं। वो था जो वाइब्रेशनल लेवल होता है उनमें ट्रांजिशन रूल कौन कौन सा लागू होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग में लिख देता हूँ पहले, ट्रांजिशन रूल फॉर वाइब्रेशनल लेवल। तो देखो एकदम इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो जो हम लोग ट्रांजिशन जो वाइब्रेशनल लेवल में हम लोग एनर्जी लेवल बनाए थे, ये ऐसा बनाए थे, ठीक है। ये v = 0 के लिए, v = 1 के लिए, v = 2 के लिए, v = 3 के लिए, v = 4 के लिए। तो अब इनमें से जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, ऊपर से नीचे आएगा या तो नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक। उत्सर्जन वर्णक्रम होगा या तो फिर अवशोषण वर्णक्रम होगा। तो इनमें सभी में नहीं होगा, मतलब यहाँ से यहाँ में नहीं आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे नहीं आ जाएगा। वो सिलेक्शन रूल पर डिपेंड करता है, जो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग आएगा तभी वो ट्रांजिशन कर पाएगा। जैसे देखो यहाँ पे सिलेक्शन रूल होता है वाइब्रेशनल लेवल के लिए, डेल v = ±1। मतलब यदि डेल v का मान +-1 आ रहा है तभी वो ट्रांजिशन कर पाएगा। जैसे कि देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, डेल v का मान निकालना चाहूँ तो इस लेवल के लिए जो यहाँ पे स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा या स्पेक्ट्रा लाइन प्राप्त होगा उसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, v = 1 है तो ये 1 - 0, यहाँ पे क्या आया, 1 आया, +1 आया ना, मतलब हमारे सिलेक्शन रूल में है, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर पाएगा। मान लो यहाँ से यहाँ की बात करें तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल v का मान 3 - 0, तो क्या आया, 3 आया, जो कि हमारे सिलेक्शन रूल में नहीं होता। मतलब यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा, जो सिलेक्शन रूल में आ रहा है वही ट्रांजिशन कर पाएगा, ठीक है। तो वाइब्रेशनल लेवल के ट्रांजिशन रूल क्या होता है, डेल v = +-1। अब देखो मान लो एक ट्रांजिशन हो रहा है v = 1 से v = 0 में, या फिर v = 0 से v = 1 में। मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे अवशोषण वर्णक्रम भी हो सकता है या तो उत्सर्जन वर्णक्रम भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि एनर्जी का मान किस में ज़्यादा है। तो ये जो इसमें जो रेखा प्राप्त हो रही है इसकी आवृत्ति hν होती है, ठीक है। इसकी आवृत्ति क्या होती है, hν। तो मैं hν को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ev + 1 - ev = hν0। ये हमको पहले से ही पता है, ev + 1 - ev = क्या होता है, hν0। तो ये जो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है इसकी आवृत्ति मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो रेखा प्राप्त हो रही है या फिर ये जो रेखा प्राप्त हो रही है इसकी आवृत्ति यदि लिखना चाहूँ तो hν लिख सकता हूँ। तो hν किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। क्या लिख सकता हूँ, देखो hν = hν0, ये लिख सकते हैं भाई। यहाँ से क्या पता चल रहा है, ν = ν0 है, ठीक है। अब यहाँ से मैं यदि आवृत्ति का मान निकालना चाहूँ, न्यू का मान निकालना चाहूँ, तो आप लोग को पहले से ही पता है ν = ν0 होता है। और ν0 किसके बराबर होता है, 1/2π k/μ। तो न्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2π √of k/μ, ठीक है। ये तो आवृत्ति की बात हो गया। अब इसके बाद तरंग संख्या की बात कर लेते हैं। वाइब्रेशनल लेवल में तरंग संख्या क्या हो जाएगी, तरंग संख्या मतलब वेव नंबर। वेव नंबर को डिनोट करते हैं न्यू बार से। तो क्या हो जाएगा ये, तो आप लोग को पहले से ही मालूम होगा न्यू बार और न्यू में क्या संबंध होता है, क्योंकि c बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। तो यहाँ से मैं अगर न्यू का मान निकालना चाहूँ तो c/λ, ठीक है। और न्यू जो बार होता है 1/λ होता है, सॉरी न्यू बार = 1/λ। ये 1/λ यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा c × 1/λ, c इसके जगह में न्यू बार, ठीक है। मतलब क्या आ गया, न्यू = c न्यू बार, न्यू = c न्यू बार, ये रिलेशन होता है, ठीक है। वही इसका यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये अगर मैं इसका मान निकालना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ भाई, अगर न्यू बार बस का मान निकालना है मेरे तरंग संख्या बस का, ये हो जाएगा ν/c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ν/c। अब न्यू का मान हमको मालूम है यहाँ से क्या है, 1/2π
और नीचे में क्या है सी है, तो ये 1/2 पाई सी, और इधर हो जाएगा k बाई म्यू। मतलब तरंग संख्या का मान क्या आया 1/2 पाई सी और इंटू रूट ऑफ k अपान म्यू। ये सब क्यों निकाल रहे हैं, ये सब अब जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ना वहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। आगे कक्षा में जब जाओगे IIT जैम अगर भी अगर एग्जाम न्यूमेरिकल दिलाते हो तो ये सब फार्मूला का यूज़ होता है, इसलिए इसको बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये तरंग संख्या हो गया, बस ये हो गया। जहाँ पे c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसका मान कितना होता है आप लोग को मालूम होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये हो गया ट्रांजिशन रूल और कुछ फार्मूला देख लिए। इसके बाद में जो आप लोगों ने मतलब पिछले लेक्चर देखा होगा तो उसके लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। क्या होता है उसका आंसर, देखिए क्वेश्चन मैंने पूछा था, दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे होंगे ऑप्शनल वाला। पहला क्वेश्चन क्या था उसका मैं आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था किसी अणु के वर्ण क्रम में होता है एक अकेला बैंड, क्रम में अनेक बैंड, पास पास तथा नियमित क्रम में बैंड का समूह और काली पृष्ठभूमि में अनेक रेखाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ग, ठीक है। क्या हो जाएंगे, पास पास तथा अनियमित क्रम में बैंडों का समूह, ये हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था किसी बैंड में तीव्र कोर होती है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य की ओर, मध्य में, लघु तरंग दैर्घ्य की ओर और कहीं भी नहीं। तो इसको मैं पहले स्टार्टिंग में जब फर्स्ट लेक्चर था उसमें ही बताया था, क्या होते हैं दीर्घ तरंग दैर्घ्य की ओर जो अणु का जो बैंड प्राप्त हो रहा है वो तीव्र होते जाती है, बैंड सीरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क। तो ये दोनों आप लोग को मेरे ख्याल से पता होगा। उसके बाद देखो 2 क्वेश्चन और मैं शो करता हूँ, उसको फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। तो दिख रहा होगा 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में ऊर्जा अंतराल का मान होता है, जो भी आएगा उसका बताना आंसर, और किसी अणु के काल्पनिक संक्रमण में ऊर्जा परिवर्तन होता है इसको ही बताना, और एक और क्वेश्चन बताते हैं 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसका भी मान आप लोग को बताना, किसी अणु में घूर्णन संक्रमण के लिए अवशोषित ऊर्जा का मान कितना होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ठीक है, ये लेक्चर को ओवर करते हैं। पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं आ रहा होगा डिसलाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में आंसर इसके बता देना, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।